बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन यूनिक FSC फर्स्ट ईयर ऑनलाइन लेक्चर्स। बेटा हम लोग चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं इस वक्त एंड वी आर ऑन टू द लेक्चर नंबर 31। इस लेक्चर नंबर 31 के अंदर हम जो ट्रांसपैरेशन का टॉपिक कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। ट्रांसपैरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो अभी हम जो बेटा जो शुरू कर रहे हैं वो है ट्रांसपैरेशन एज अ नेसेसरी इवल, यानी कि ये वो बुराई है जो नागुज़ीर भी है और जिसके बग़ैर गुजारा भी नहीं है। ये ट्रांसपैरेशन है एज नेसेसरी इवल, जिस तरह जिस अंदाज में ये एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो लॉस ऑफ वाटर है एरियल प्लांट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पे, इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि मेरिट्स क्या है, यानी कि यूज़फुल एस्पेक्ट्स देखते हैं पहले। अब देखो अगर ये बोर्ड में आ जाए तो छोटा सा पैराग्राफ है किताब में, इसलिए कोशिश ये करना कि इसको हेडिंग्स बना के लिख लो। ठीक है, पहली हेडिंग क्या बनाओगे? ट्रांसपायरेशनल पुल। राइट, ट्रांसपायरेशनल पुल क्या होता है? द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स टू मोस्ट ऑफ द टॉल प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट, ये तो वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए हो गया। इसके अलावा सेकंड हेडिंग क्या होगी? ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स। जो मिनरल लाइंस होते हैं सॉइल से आ रहे, वो भी इसके साथ मिलकर आगे को ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे अपवर्ड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। ठीक है, ये दो हो गए। थर्ड, डेफिनेटली ट्रांसपैरेशन है इवेपोरेशन ऑफ द प्लांट। सो द इवेपोरेशन फ्रॉम द प्लांट पार्ट्स कॉजेस क्या? कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट, यानी कि प्लांट को ठंडक का एहसास होगा इसकी वजह से। राइट बेटा। फोर्थ हेडिंग, एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज। जो वेट सरफेसेस हैं प्लांट की, वेट सरफेसेस जो होती हैं प्लांट की, वो गैसियस एक्सचेंज को अलाउ कर देंगी और एफिशिएंट करेंगी इसको, यानी कि ये गैसियस एक्सचेंज वेट सरफेसेस के थ्रू इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द मैकेनिज्म हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपैरेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर द प्लांट। ठीक है, सो इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर ऑल दिस। बट अगर आ जाओ इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स पे, तो हार्मफुल एस्पेक्ट्स में सबसे पहले इफ़ यू लुक एट तो क्या होगा? अगर एक्सेसिव ट्रांसपैरेशन हो जाती है, हेडिंग बना लो एक्सेसिव ट्रांसपैरेशन। ठीक है, वो ट्रांसपैरेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाती है इन ह्यूमिड या ड्राई वेदर में। ठीक है, तो जो एक्सेसिव ट्रांसपैरेशन होगी, इट डज व्हाट? इट लीड्स टू एक्स्ट्रा वाटर लॉस, जिसकी वजह से क्या होगा? विल्टिंग या डेसिकेशन भी कॉज कर देगी। राइट, विल्टिंग या डेसिकेशन भी ये कॉज कर देगी। और एज अ रिज़ल्ट ऑफ ऑल दिस, इस प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि जो वाटर लॉस है वो इतना ज़्यादा भी हो सकता है जो डेथ ऑफ द प्लांट भी कॉज कर दे। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब सबसे बड़ा डीमेरिट तो ये है कि अगर ट्रांसपैरेशन इस कदर ज़्यादा हो जाए तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधा पहले मुरझाता है और फिर फाइनली उस पौधे की डेथ हो जाती है, वो पौधा मर जाता है। ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट हो गया। अच्छा, ये इसका हार्मफुल और यूज़फुल एस्पेक्ट्स हैं। यूज़फुल ज़्यादा हैं 4, हार्मफुल यही है कि अगर हॉट ड्राई वेदर में और गर्म एनवायरनमेंट में ट्रांसपैरेशन ज़्यादा हो जाए तो उसके असरात पौधे के ऊपर बहुत शदीद होंगे, जो इंतहाई नेगेटिव होंगे। ठीक है, और ट्रांसपैरेशनल पुल मैंने आपको बताया, यहाँ पे ट्रांसपैरेशनल पुल क्या होता है?
बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन अनब्रोकन कॉलम, इसको बोलते हो आप ट्रांसपायरेशनल पुल। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, ये टॉपिक पीछे रह गया था, मैंने पर्पसली छुड़वाया था, प्लाज्मोलाइसिस के बाद था, 284 पेज पे छुड़वाया बेटा इसलिए था सो दैट पहले आपको ट्रांसपायरेशन और उसकी नो हाउ करवा दूं, उसके बाद ये पढ़ाऊँ आपको। तो ट्रांसपायरेशनल पुल में के बाद जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, एसेंट ऑफ सैप। व्हाट इज़ एसेंट ऑफ सैप? द अपवर्ड मूव, पहले तो इसकी डेफिनेशन कर लें, मेरी तरफ से कर लें, सुन लें गौर से। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स थ्रू द xylem tissue to all the parts of the plant till the leaves, ठीक है, is known as ascent of sap। अपवर्ड मूवमेंट किसकी? वाटर प्लस सॉल्ट्स की, किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू, कॉर्टेक्स से होता हुआ आया, यहाँ से किधर गया? प्लांट पार्ट्स में, स्पेशली किस में गया? लीफ में। इस एक खिंचाव के अमल को, जो पानी खिंचता हुआ ऊपर को मूव करता चला जा रहा है, इसको बेटा बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप में मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं या मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, उसमें 3 हैं। एक तो है कोहेजन टेंशन थ्योरी, जो बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है और एमकेट का भी टॉपिक है। सेकंड है रूट प्रेशर, जो आप पहले कर चुके हो। और थर्ड है इम्बिबिशन, राइट, जो कुछ सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और वो इम्बाइब हो जाते हैं, ये इसका। अब हम क्या शुरू कर रहे हैं? अब हम शुरू कर रहे हैं कोहेजन टेंशन थ्योरी, राइट। What is this? Cohesion tension theory is a very important theory that is proposed by Dickson, right? This man proposed this theory. अब ये theory है क्या? This theory is representing a rapid flow of water and minerals upward from the roots to the leaves of the plant. तो ये जो अपवर्ड फ्लो है वाटर और सॉल्ट्स का फ्रॉम रूट्स टिल द लीव्स, इसको क्या बोलते हो आप? कोहेजन टेंशन थ्योरी। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर प्लस सॉल्ट्स इन अ बल्क फ्लो, बड़ी मिकदार में, राइट, थ्रू द जाइलम, डेफिनेटली इज नोन एज कोहेजन टेंशन थ्योरी। जो किसने प्रपोज किया? डिक्सन ने। अच्छा, इस थ्योरी के मुतालिक 4 वर्ड्स हैं जो बेटे अगर आ जाए बोर्ड में तो आपने एज इट इज सीक्वेंस में एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहला वर्ड कोहेजन। व्हाट इज कोहेजन? इट इज द अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स विच होल्ड्स वाटर टुगेदर, ठीक है, forming a solid chain-like column within the xylem tubes. So, cohesion क्या होता है? वाटर की वाटर से अट्रैक्टिव फोर्स। और यहाँ पे वाटर और वाटर के दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमेशा याद रखना कि एक ग्लास आपके पास है पानी का, उस ग्लास में जो पानी के मॉलिक्यूल हैं उनकी आपसी फोर्स को बोलते हैं कोहेजन, और जो पानी और शीशे के दरमियान में फोर्स है उसको बोलते हैं एडहीजन। क्या बोलते हैं? एडहीजन। तो बेटा कोहेजन क्या होता है? एक ऐसी फोर्स जिसमें वो वाटर को अपवर्ड वो पुल करता है या मूव करता है, और डेफिनेटली वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये सिमिलर जो खिंचाव क्रिएट होता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। सेकेंड वर्ड हमारे पास है एडहीजन। ये दोनों लिंक्ड हैं, केमिस्ट्री में शायद आपने मैट्रिक में पढ़े हों। एडहीजन वर्ड निकला है एडहेसिव फोर्स से। ये वो डिसिमिलर फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के साथ शो तो करती हैं बॉन्डिंग, लेकिन डेफिनेटली ये सेम नहीं होती। जैसे एक ग्लास पानी है, तो पानी के मॉलिक्यूल और शीशे के दरमियान में जो फोर्स है उसको बोलते हैं एडहीजन या एडहेसिव फोर्स, ठीक है।
तो what is this? It may be added that the water molecules also adhere to the cell wall of xylem so that the column of water in xylem tissue does not break. ठीक है, अब क्या होगा कि जो कॉलम ऑफ वाटर वो ब्रेक नहीं करता, तो कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल क्या बेसिकली शो करती है कि पानी वाटर प्लस सेल वॉल के दरमियान में जो फोर्स है वो एडहेसिव है, और सेल वॉल का जो कंपोनेंट है सेलुलोज, ये एमसीक्यू भी है, इट शोज ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर, राइट। ये बेटा सेकंड मेन कंपोनेंट हो गया एडहीजन के हवाले से। थर्ड इज टेंशन। व्हाट इज टेंशन? एक खिंचाव का अमल, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पानी को ऊपर को खींचा चला जा रहा है, ठीक है। मैं आपको लाइंस पढ़ दूँ एमसीक्यू है इसमें। इट इज़ प्रोवाइडेड व्हेन दिस वाटर चेन इज पुल्ड अप इन द xylem. Transpiration provides the necessary energy or force, ठीक है। Tension is between what? The molecules of water by hydrogen bond. अच्छा, लास्ट लाइन क्या कहती है? The xylem water tension is strong enough to pull water up to 200 meters, ठीक है। So it is very strong to pull water up to कितना? 200 मीटर या 600 फुट इन आ टॉल प्लांट। मेरा ख्याल ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, 600 फुट पानी को ऊपर को खींचता हुआ, खिंचाव की सूरत में पानी ऊपर को मूव करता हुआ जा रहा है। राइट हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग xylem वॉल्स, चौथा फैक्टर। अब ये क्या है? स्ट्रॉन्ग xylem वॉल से मुराद ये है कि xylem वॉल्स के अंदर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। क्यों? क्योंकि इनको अंदर को बकल से मुराद होता है अंदर को ऐसे बेटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ये एक पॉइंट है जो आपने लाजमी लिखना है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी एक स्टेटमेंट बन सकती है, ठीक है। और इसमें कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, वो एक और एमसीक्यू है। तो इसमें दो हैं जो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, वो कौन से हैं? लिग्निन और सेल्यूलोज। ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ शो करते हैं और मटेरियल्स को अपवर्ड ऊपर को मूव करते हुए आगे को मामला बढ़ जाता है, ठीक है। और इस तरह लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है दैट इज़ पुल्ड अप द प्लांट अक्रॉस द xylem टिश्यू और एट अ रिलेटिवली हाई स्पीड। कितनी? टॉल ट्रीज़ में जो स्पीड होती है इस सारी थ्योरी के हवाले से, वो 8 मीटर पर आवर है, और छोटे प्लांट्स में 1 मीटर पर आवर के हिसाब से ये मटेरियल ऊपर को मूव करते हैं और चलते ही चले जाते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन ऑफ 285, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। द टोटल वाटर पुल्ड अप इन द लीव्स इज ट्रांसपायर्ड एक्सेप्ट अबाउट 1%, राइट। 99% जो पानी पौधा लेता है ज़मीन से वो वेपर्स की शक्ल में निकाल देता है। बाकी जो 1% है वो अपनी ज़रूरियात के लिए और फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए वो चलाता रहता है, ठीक हो गया। नाउ द नेक्स्ट इज़ हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपरेशनल पुल। ये आपने इसी के साथ लिखना है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपरेशनल पुल, और यही कोहेजन टेंशन थ्योरी का भी मैकेनिज्म होगा, ठीक है। अब इसमें ना पॉइंट्स बना लें, इसकी रीडिंग ज़रूरी है क्योंकि थ्योरी का टॉपिक है, इसलिए गौर से इसको मार्क करें और इसके पॉइंट्स को अरेंज कर लें। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। सेकेंड पॉइंट, एज अ लीफ ट्रांसपायर्स द वाटर पोटेंशियल ऑफ इट्स मीजोफिल सेल ड्रॉप्स। ये कौन से होते हैं मीजोफिल सेल?
जिन बच्चों ने ये कभी ना देखे हों उनके लिए। ये आपके पास है, फ़र्ज़ करें ये है अपर एपिडर्मिस, राइट। इसके नीचे एक इस तरह से क्लोजली पैक्ड लेयर है, ठीक है। इस क्लोजली पैक्ड लेयर को, ये जो मैंने ये बनाई है, इसको बोलते हैं पैलिसेड मीज़ोफिल, ठीक है, पैलिसेड मीज़ोफिल। और यहीं पे इस तरह के सेल्स भी मौजूद हैं, राइट। इस लेयर को बोलते हैं स्पॉन्जी मीज़ोफिल, राइट। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी मीज़ोफिल। ये वो लेयर होती है जो यहाँ पे एक इर्रेगुलर सी अरेंजमेंट शो कर रही होती, दैट इज़ नोन एज व्हाट? स्पॉन्जी मीज़ोफिल, ठीक है। अगली बात बेटा जी ये है कि जब ये लेयर इस तरह आपके सामने आपको नज़र आना शुरू हो जाती है तो फिर क्या ये बता रहा होता है कि जो अपर लेयर है वो कॉम्पैक्ट है, लोअर लेयर जो है वो कम है, यानी कि उसमें स्पेसेस हैं। ये लोअर एपिडर्मिस है। ये भी एक एमसीक्यू है कि लोअर एपिडर्मिस हैज़ मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा एज़ कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। ये भी एक एमसीक्यू की स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, इसी सारी थ्योरी के अंदर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीफ इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड व्हाट? इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। फिर इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रांसपायर करता है वाटर तो मीज़ोफिल सेल का वाटर पोटेंशियल ड्रॉप करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो मूव आउट कर रहा होता है, ठीक है। द वाटर मॉलिक्यूल्स लिविंग द जाइलम आर अटैच्ड टू अदर वाटर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। देयरफॉर व्हेन वन वाटर मॉलिक्यूल मूव्स अप इन द जाइलम तो प्रोसेस जो है वो ऑल द वे टू द रूट कंटिन्यू कर रहा होता है, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस को, जिसमें पानी एक अनब्रोकन कॉलम की शक्ल में मूव करता चला जाता है, इसको क्या बोलते हो आप? ट्रांसपायरेशनल पुल। कैसे? देखें, किताब की लाइनें मुश्किल लिखी होती हैं, घबराना नहीं है। ये ऐसे है, से फॉर एग्जांपल ये एक पत्ता यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक हो गया। पौधे ने इनटेक कहाँ से किया पानी का? उसने इनटेक किया यहाँ से, रूट्स और रूट हेयर्स के थ्रू। ये जो मैं रेड में बना रहा हूँ ये समझ लें वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो एक सीक्वेंस में मूव करते करते आ गए हैं जाइलम में, ठीक है। जाइलम में दो तरह के सेल्स होते हैं ना, एक को बोलते हैं वेसल्स और दूसरे को बोलते हैं ट्रेकीड्स। और फिर ये इस तरह ऊपर को मूव करते करते यहाँ पे ऐसे पहुँच के और फिर यहाँ से लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं तो इसके थ्रू ये यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। अब ज़रा गौर करें, ये जो अनब्रोकन कॉलम है जिसमें वाटर ऊपर को मूव करता चला जा रहा है और एक सीक्वेंस के अंदर आपको ये इवेंट्स नज़र आ रही हैं, जब ये शुरू होती हैं तो जब वो सबसे आखिरी पानी का मॉलिक्यूल पत्ते से बाहर जाएगा तो उसके पीछे जितने मॉलिक्यूल होंगे वो एक एक स्टेप ऊपर चलते आएंगे। किन फोर्सेस की वजह से? इन चार फोर्सेस की वजह से। कौन सी? कोहेजन, एडहीजन, टेंशन और स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स। 10 ये वो मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू जो वाटर और सॉल्ट्स हैं वो एक अनब्रोकन कॉलम की शक्ल में ऊपर को मूव बेटा करते हुए चले जाएंगे। और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा जब तक पूरे पौधे में वाटर का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर ना हो जाए, राइट। So this is with regards to the transpiration, the mechanism of water and all the related aspects to it. Now beta we are on to the translocation of organic solutes. ठीक है, शुरू करने लगे हैं इंशाल्लाह। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन, पहले तो वर्ड का मतलब कर लो। वो मैंने डायग्राम नहीं रब की, मैंने कहा आप लोग ड्रॉ कर लो एक दफ़ा, फिर मैं रब कर देता हूँ। ट्रांसलोकेशन इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सोल्यूट्स एंड फूड पार्टिकल्स फॉर द प्लांट बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू। तो किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है?
ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का किसके थ्रू हो रहा है? बाय फ्लोएम टिश्यू, राइट। ये आपके पास है पहला पॉइंट ट्रांसलोकेशन के हवाले से। फ्लोएम टिश्यू जो होता है कहाँ होता है? इज़ जनरली फाउंड ऑन आउटर साइड ऑफ व्हाट? इट इज़ फाउंड ऑन द आउटर साइड ऑफ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी टिश्यूज, राइट। आउटर साइड ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी टिश्यूज़ के ऊपर होता है। अब हम बात कर रहे हैं फ्लोएम के ऊपर। तो फ्लोएम टिश्यू जो है बेसिकली वो बना किससे हुआ है या वो बनाता क्या है? ये तो एक अभी मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ आपको। सेकंड, फ्लोएम टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट्स द इनर बार्क, ठीक है, ऑफ द प्लांट, यानी कि जो इनर बार्क है पौधे की वो ये बना रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद द सेल्स ऑफ द फ्लोएम दैट कंडक्ट और ट्रांसपोर्ट शुगर्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जो सेल्स हैं इसके अंदर वो दो हैं। एक है सीव ट्यूब सेल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है। और दूसरे बेटे कौन से हैं? कंपेनियन सेल। ये कौन से हैं? दे सप्लाई एटीपी टू द सीव ट्यूब सेल, यानी कि जो सीव ट्यूब सेल को एनर्जी चाहिए होती है वो देता कौन है? कंपेनियन सेल्स, ठीक है। और सिर्फ एटीपी नहीं दे रहे होते, प्रोटीन भी दे रहे होते हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज हो गए। अब मैं कुछ और एमसीक्यूज बुक स्टेटमेंट्स मार्क करवा दूं। गो के आई नहीं है लेकिन अच्छी इंटरेस्टिंग लिखी हुई हैं। पहली 294 पे, इन एडिशन टू सीव एलिमेंट्स फ्लोएम टिश्यू ऑल्सो कंटेन्स कंपेनियन सेल्स, ठीक है, पैरेन्काइमा सेल्स, फाइबर्स, सेक्लेरिड्स, लेटेक्स कंटेनिंग सेल्स, ठीक है। लेकिन सिर्फ सीव ट्यूब सेल्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में, ठीक है। अब सीव एलिमेंट्स में कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनको बोलते हैं सीव एरियाज़। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे जो पोर्स बने होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। एज अ रिज़ल्ट जो मटेरियल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली हो सकता है। अगर मैं दिखा दूँ आपको तो ये इस तरह होगा। ये आपके पास है सीव ट्यूब सेल, ठीक है। इन सीव ट्यूब सेल के अंदर कहीं ना कहीं पे इस तरह लंबी लंबी लाइंस भी नज़र आ जाएंगी, उनको बोलेंगे कंपेनियन सेल, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे पोर्स भी मौजूद होंगे गुच्छों की शक्ल में। इन पोर्स को क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब पोर्स। ये वो पोर्स हैं जो मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एक बुनियादी रोल प्ले कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ बेटे? अच्छा, ये जो ट्रांसपोर्ट है ना फ्लोएम में जो हो रहा है, क्या इसको ग्रेविटी कंट्रोल करती है? पहला सवाल। द आंसर इज़ ये एक्सक्लूसिवली अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेकिन इसको ग्रेविटी के हिसाब से आप ट्रांसपोर्ट को नहीं डिफ़ाइन कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब बात आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन लिखी हुई है ट्रांसलोकेशन की, द मूवमेंट ऑफ फूड, राइट, या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम कहाँ से कहाँ? सोर्स टू सिंक, राइट। सोर्स टू सिंक जो मूवमेंट है फूड की, ये है आपके पास इसकी एक नई डेफिनेशन, ठीक है। तो गर्ज है कि दो नए वर्ड आ गए आपके पास। समझ आ रहा है बेटा जी? अभी इंट्रो पढ़ रहे हैं इसकी। दो जो नए वर्ड्स आए वो कौन से हैं? पहला वर्ड है सोर्स और दूसरा वर्ड है सिंक। व्हाट इज सोर्स? द रीजन ऑफ फूड मैन्युफैक्चर इज नोन एज सोर्स, सही है। वो जगह जहाँ पे खाना मैन्युफैक्चर हो रहा है वो है सोर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो सोर्स है, यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं लीफ से रिलेटेड। लीफ ही मेन सोर्स होती है जहाँ पे खाना बन रहा होता है, ठीक है।
अच्छा, सेकंड हमारे पास क्या है, सिंक। व्हाट इज सिंक? सिंक वो एरिया है या वो रीजन है जहाँ पे ये खाना आके स्टोर होता है या मेटाबोलाइज होता है। ठीक है, एरिया ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म प्लस द स्टोरेज, यानी कि या तो इस्तेमाल होता है या बेटा जी जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। इस जो खाने के अंदर जो सारा मूवमेंट है वो बेसिकली कौन कौन से एरियाज़ में ज़्यादा होगा? रूट्स में, ट्यूबर्स में, इमेच्योर लीफ में। ठीक है, ये वो जगह हैं जो सिंक के तौर पे पौधे में एक्ट करती हैं। इसके अलावा ग्रोइंग रीजन्स भी, स्टेम और रूट की, यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन्स। क्यों? क्योंकि ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे फूड को स्टोर होता है। अब जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा फूड कहाँ से कहाँ? सोर्स टू सिंक, राइट? So what is basically the whole process that is taking place in the translocation? The transport of food from where? From the region of active production to the region of active metabolism, that is sink or storage site, is known as translocation, right? आज का लास्ट शॉर्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है एफिड्स के हवाले से। येलो बॉक्स, एफिड्स को फ्लोएम फीडर्स कहते हैं। ठीक है, ये बेटा ये समझ लो एक वॉलनट ट्री है और ये इसकी एक जड़ है। इस वॉलनट ट्री में जो बेसिकली आपको नज़र आ रहा है, होता ये कि एफिड अपना जो स्टाइलेट होता है वो इंसर्ट कर देता है इसमें। ठीक है, ये एफिड है और ये इसका चोंच है कीड़े की। ठीक है, ये जब स्टाइलेट इंसर्ट करता है इसके अंदर तो क्या होता है कि ये पंक्चर कर देता है एक सीव ट्यूब को। ठीक है, जब ये सीव ट्यूब को पंक्चर कर लेता है तो जो प्रेशर होता है वो फोर्स करता है मटेरियल्स को थ्रू द एफिड स्टाइलेट, और ये फिर यहाँ पे मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है एज हनी ड्यू। हनी ड्यू इज़ व्हाट कंटेन्स 10 to 25% ऑफ ड्राई मैटर। ठीक है, और ये 10 से 25% ड्राई मैटर में 90% सुक्रोज होता है। ठीक है, 90% सुक्रोज यहाँ पे शामिल होता है, और नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं वो 1% होते हैं अबाउट द टोटल 1। सो ज़रा गौर करिए कि एफिड्स क्या हैं। ये वो कीड़े हैं जो फ्लोएम जूस लेते हैं वॉलनट ट्री का, अखरोट के दरख्त का, और डेफिनेटली इनके नेगेटिव असरात बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? सिंपल एज़ दैट। सिंपल बात इतनी है कि चूँकि ये उस पौधे की न्यूट्रिशन मार रहे हैं, एक तरह से उसका हक खा रहे हैं, तो डेफिनेटली पौधा और अखरोट जो उसके ऊपर होंगे वो कमज़ोर होते जाएंगे। अब इसका इलाज क्या है? जब ऐसा हो जाए तो इसका इलाज मैं बता दूं, उस जगह पे अखरोट के बाग में वैस्प को इंट्रोड्यूस कर दें, भिड़ को, जो पीले कलर की होती है। वो वैस्प जब इंट्रोड्यूस हो जाएगी तो फिर वो क्या करेगी? वो इसको काटेगी और ये मर जाएगा। दिस इज़ हाउ दिस इज़ कंट्रोल्ड। ये था बेटे आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसको शुरू करेंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको टेकअप करेंगे राइट फ्रॉम द प्रेशर फ्लो थ्योरी एंड द मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसपरेशनल पुल। आज जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो बेसिकली था मैकेनिज़्म कोहेरेंट टेंशन थ्योरी का। उसके बाद ये फ्लोएम के रेफरेंस से हमने कुछ पढ़ा है, और फिर सोर्स और सिंक और एफिड्स के हवाले से पढ़ा है। तो इसको अच्छी तरह रिवाइज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।